नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के अवसर पर उनकी टीम के सदस्य कामकाज का जायजा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 5वीं विधानसभा के चुनाव में बड़े बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। वहीं बीजेपी ने टीम धामी के रूप में 8 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा। धामी ने शुरुआती दौर में सभी मंत्रियों को 100 दिन रोड मैप तैयार करने को कहा है, लेकिन बाद में सशक्त उत्तराखंड की थीम पर विभागवार ऐसे लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें साल 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आने वाले समय में इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बनने वाले ठोस कदम भी कैबिनेट मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा भी बनने जा रही है। जिन मंत्रियों के विभागों में अभी तक धरातल पर काम होने की तुलना में घोषणाएं अधिक हुई हैं, उनके लिए आने वाला समय किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकार के लिए संतोष की बात यह है कि 1 साल के कार्यकाल में किसी भी मंत्री के दामन पर दाग नहीं लगा। वहीं अधिकारियों को लेकर मंत्रियों की छिटपुट शिकायतों या नाराजगी सामने तो आई, लेकिन पिछली सरकारों की भांति इससे खींचतान कई रूप से भी नहीं हुई है। तो एक बताते चले कि धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जहां पर कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के अवसर पर उनकी टीम के सदस्य के कामकाज का आकलन भी स्वाभाविक है। आपको बता दें कि 5वीं विधानसभा के चुनाव में बड़े बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में धामी सरकार सफल रही। वहीं बीजेपी ने टीम धामी के रूप में 8 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा। धामी ने शुरुआती दौर में सभी मंत्रियों को 100 दिन रोड मैप तैयार करने को कहा है। वहीं सशक्त उत्तराखंड की थीम पर विभागवार ऐसे लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें साल 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है। दरअसल आने वाले समय में इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बनने वाले ठोस कदम ही कैबिनेट मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा भी बनने जा रहे हैं, जहां पर मंत्रियों के विभागों ने अभी तक धरातल पर काम होने की तुलना में घोषणाएं अधिक हुई हैं। उनके लिए आने वाला समय किसी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही साथ सरकार के लिए संतोष की बात यह है कि 1 साल का कार्यकाल में किसी भी मंत्री के दामन पर दाग नहीं लगा। वहीं अधिकारियों को लेकर मंत्रियों की छिटपुट शिकायतें या नाराजगी सामने आती रही हैं, लेकिन पिछली सरकारों की तरह इसमें खींचतान का रूप नहीं धरा। रामनगर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन में आने वाले अतिथि कड़े सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। उधम सिंह नगर से लेकर नैनीताल तक सड़कों और आयोजन स्थल के बाहर पुलिस छावनी बनेगी। वहीं प्रदेश के 2566 पुलिस कर्मियों और 8 कंपनी पीएससी को सुरक्षा में लगाया जाएगा। दरअसल आईजी समेत 2 एसएसपी खुद भी मोर्चे पर डटे रहेंगे। आपको बता दें कि जिम कार्बेट पार्क से सड़े ढिकुली गांव में 28 से 30 मार्च तक G20 सम्मेलन प्रस्तावित है। प्रशासन की ओर से सड़कों की मरम्मत और दीवारों के रंग रोगन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। वहीं अतिथियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 जिलों के पुलिस कप्तानों की है। इनसे भी बड़ी जिम्मेदारी आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरे को है, जहां पर आईजी लगातार दोनों जिलों के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और साथ ही कई दौर की बैठक हो चुकी है। डिमांड के हिसाब से मुख्यालय को पत्र भेजा जाएगा और 27 मार्च तक पुलिस दोनों जिलों में पहुंच जाएगी। पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर उनकी जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों की संख्या में पुलिस भी जारी है। तो G20 सुरक्षा के लिए 2566 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ 8 कंपनी पीएससी की सुरक्षा को भी लगाया गया है। वहीं आईजी समेत 2 एसएसपी खुद भी मोर्चे पर डटे रहेंगे। आपको बताते चले कि जिम कार्बेट पार्क से साढ़े ढिकुली गांव में 28 से 30 मार्च तक G20 सम्मेलन प्रस्तावित है, जहां पर प्रशासन की ओर से सड़कों की मरम्मत और दीवारों को रंगने का काम किया जा रहा है। वहीं अतिथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 जिलों के पुलिस कप्तानों की है।
इनसे भी बड़ी जिम्मेदारी आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरे की है, जो जाती है। वही आईजी लगातार दोनों जिलों के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। डिमांड के हिसाब से मुख्यालय को पत्र भेजकर फोर्स मंगवाई जा रही है। वही 27 मार्च तक पुलिस दोनों जिलों में पहुंच जाएगी और पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर उनकी जिम्मेदारियां तय होंगी और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों की संख्या पुलिस भी जारी कर दी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बुधवार को गंगोत्री धाम कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं 21 तारीख को मां गंगा की भोग मूर्ति गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी और देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। वही सरकार को उम्मीद है कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। वहीं आपको बताते चले कि अब श्रद्धालु घर बैठे गंगोत्री धाम की आरती देख सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग प्रसाद योजना के तहत मंदिर में उच्च स्तर के कैमरे लगाने जा रहा है और जिससे चार धाम यात्रा के दौरान हर दिन उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो चार धाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां पर 21 तारीख को मां गंगा की भोग मूर्ति गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी और देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। वहीं सरकार को उम्मीद है कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। आपको बताते चले कि अब श्रद्धालु घर बैठे गंगोत्री धाम की आरती देख सकेंगे और इसके लिए पर्यटन विभाग प्रसाद योजना के तहत मंदिर में उच्च स्तर के कैमरे लगाने जा रहा है, जिससे चार धाम यात्रा के दौरान हर दिन उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो वहीं घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है। दुर्गाष्टमी पाठ के साथ शहर के मंदिरों में धूम है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन में मां प्रथम रूप शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वही भक्त माता की चौकी, अखंड ज्योति और प्रतिभा भी स्थापित करेंगे। इसके पहले मंगलवार को नवरात्र की पूर्व संध्या पर शहर के बाजारों में पूजन सामग्री खरीदने के लिए भीड़ लगी रही। बड़े बाजारों से लेकर छोटे बाजारों तक में रौनक है। वही रामनवमी 30 मार्च को है, जहां पर मां के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा गुरुवार को की जाएगी। तो चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है, जहां पर बताते चले कि भक्तों में एक अलग ही उमंग है और साथ ही साथ भक्तों ने उनकी शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही साथ भक्त माता की चौकी, अखंड ज्योति और प्रतिभा भी स्थापित करेंगे। इसके पहले आपको बताते चले कि मंगलवार को नवरात्र की पूर्व संध्या पर शहर के बाजारों में पूजन सामग्री खरीदने के लिए भीड़ लगी रही और साथ ही साथ बाजारों से लेकर छोटे बाजारों तक में रौनक है। दरअसल रामनवमी 30 मार्च को है और मां के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा गुरुवार को की जाएगी। पूर्व बीजेपी नेता ने किया सरेंडर। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में जो आरोपी थे 30 से ज्यादा आरोपी हो चुके हैं। वही आपको बता दें कि चर्चित लेखपाल और जेईई पेपर लीक प्रकरण में चौतरफा शिकंजा कसने और कानूनी राहत न मिलने पर 50,000 के इनामी पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल ने अब आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि एसआईटी अभी भी उसकी
तलाश में जुटी हुई है। पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी अभी तक 30 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जहां पर एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर एसओजी प्रभारी रंजीत तोमर के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार को ही 50,000 के इनामी डेविड को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 50,000 के ही दूसरे इनामी पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल की गिरफ्तारी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में दबिश दे दी गई है। दरअसल संजय धारीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी राहत देने की जद्दोजहद में जुटा हुआ था, मगर हाईकोर्ट से भी उससे कोई राहत नहीं मिल पाई है। वहीं गिरफ्तारी से बचने के सारे रास्ते बंद हो जाने पर अब संजय धारीवाल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की तैयारी कर ली है। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसकी सूचना भी पुलिस को मिली है। वहीं एसआईटी के पर्यवेक्षण कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि संजय धारीवाल की तलाश चल रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेपर लीक मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर बता दें कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर एसओजी प्रभारी रंजीत तोमर के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार को ही 50,000 के इनामी डेविड को गिरफ्तार किया था, जबकि 50,000 के ही दूसरे इनामी पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल की गिरफ्तारी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में दबिश दी गई थी। दरअसल संजय धारीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी राहत देने की जद्दोजहद में जुटा हुआ था, मगर हाईकोर्ट से भी उससे कोई राहत नहीं मिल पाई है। वही गिरफ्तारी से बचने के सारे रास्ते बंद हो जाने पर अब संजय धारीवाल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की तैयारी कर ली है। उसने अपने अधिवक्ता से कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसकी सूचना भी पुलिस को मिल गई है। वही एसआईटी का पर्यवेक्षण कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि संजय धारीवाल की तलाश चल रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बता दें कि नशा मुक्त केंद्र में युवक की मौत के मामले में केंद्र के संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक 12 मार्च को पुरानी चुंगी सहारनपुर निवासी मुआद अली को नया गांव के नई जिंदगी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां पर मुआद की रविवार रात को अचानक तबीयत खराब हो गई। अगली सुबह सोमवार को वह अचेत दिखा, तो नशा मुक्ति केंद्र ने प्रेम नगर स्थित सरकारी अस्पताल में ले जाकर उसको दिखाया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुआद अली की मौत की सूचना पर उसके परिजन दून पहुंचे, जहां पर उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो आपको बताते चले कि नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत के मामले में केंद्र के संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जहां पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक 12 मार्च को पुरानी चुंगी सहारनपुर निवासी मुआद अली को नया गांव के नई जिंदगी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां पर मुआद की रविवार रात को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जहां पर अगली सुबह सोमवार को वो अचेत दिखा, तो नशा मुक्ति केंद्र से प्रेम नगर स्थित सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां उसको दिखाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मुआद अली की मौत की सूचना पर उसके परिजन दून अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो बता दें कि नशा मुक्त केंद्र में युवक की मौत के मामले में केंद्र के संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जहां पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक 12 मार्च को पुरानी चुंगी सहारनपुर निवासी मुआद अली को नया गांव के नई जिंदगी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां पर मुआद की रविवार रात को अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। वही ये पूरी खबर जब परिजन को मिली तो परिजन उसको देखने के लिए गए, जहां पर उनका बुरा हाल है रो रो कर।
तो वहीं बीते शुक्रवार शाम से ही हो रही लगातार बारिश से दिनवासियों को सर्दियों जैसा एहसास करा दिया है। पिछले 4 दिनों में तापमान में 11 डिग्री तक कमी दर्ज की गई है। वहीं मार्च के दूसरे पखवाड़े में तापमान में गिरावट का 3 साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2020 में मार्च में तापमान अधिकतम 20 डिग्री के आसपास पहुंचा था। वहीं इस बार मार्च के दूसरे पखवाड़े में मंगलवार को तापमान अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जहां पर शुक्रवार शाम से दून सहित प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को भी दून में सुबह से लेकर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होती रही। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं मंगलवार को तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, जो सामान्य से -9 डिग्री सेल्सियस कम है। यानी पिछले 4 दिनों में तापमान 11 डिग्री तक गिर चुका है। तो बारिश की वजह से बता दें कि दून वासियों का बुरा हाल है, जहां पर 11 डिग्री तक वहां पर तापमान दर्ज किया गया है देहरादून में। वहीं मार्च के दूसरे पखवाड़े में तापमान ने गिरावट का 3 साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल साल 2020 में मार्च में तापमान अधिकतम 20 डिग्री के आसपास पहुंचा था। वहीं इस बार मार्च के दूसरे पखवाड़े में मंगलवार को तापमान अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बात करें शुक्रवार शाम से दून सहित प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है, जहां पर मंगलवार को भी दून में सुबह से लेकर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होती रही। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान देहरादून में 30.2 डिग्री दर्ज किया गया था, तो मंगलवार को तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, जो सामान्य से -9 डिग्री सेल्सियस कम है। यानी पिछले 4 दिनों से तापमान 11 डिग्री तक गिर चुका है। यहीं पर लगातार बारिश की वजह से देहरादून वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2020 में मार्च में तापमान अधिकतम 20 डिग्री के आसपास पहुंचा था। वहीं इस बार मार्च के दूसरे पखवाड़े में मंगलवार को तापमान अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। शुक्रवार शाम से दून सहित प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है, जहां पर मंगलवार को भी दून में सुबह से लेकर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होती रही। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आप बताते चले कि शुक्रवार को अधिकतर तापमान 30.2 डिग्री दर्ज हुआ है और वहीं मंगलवार को तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, जो सामान्य से -9 डिग्री सेल्सियस कम है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।